ऐसे राज छिपे हैं जिनकी पहरेदारी अंधेरा। गांव की सरहद पर स्थित दीनू काका की पुरानी परचून की दुकान आज किसी खंडहर की तरह लग रही थी। आसमान में काली घटाएं छाई थीं और बिजली पिछले 3 दिनों से गायब थी। दुकान के भीतर रखे पुराने सामानों की गंध और सीलन ने हवा को भारी बना दिया था। दीनू काका अपनी धुंधली लालटेन की लौ को ठीक कर रहे थे, तभी बाहर कच्ची सड़क पर साइकिल की घंटी बजी। रघु अपनी पुरानी साइकिल को घसीटता हुआ दुकान के सामने रुका। उसके चेहरे पर अजीब सी थकान और घबराहट थी। काका ने अपनी गर्दन उचकाकर पूछा, अरे रघु, इतनी देर रात कहां से आ रहा है बेटा? और ये हाथ में क्या दबा रखा है? रघु ने अपनी बगल में दबे एक काले झोले को कसकर पकड़ा। झोले के भीतर से किसी पक्षी के फड़फड़ाने और दबी हुई चीख जैसी आवाज आ रही थी। काका शहर से लौट रहा था, सोचा आज रात पुराने कुएं वाले खेत पर रुकूंगा, तो रास्ते में एक शिकारी से ये काला मुर्गा खरीद लिया। रात को अकेले खेत पर जरा दावत हो जाएगी। रघु ने सूखी मुस्कान के साथ कहा। दीनू काका का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उन्होंने कांपते हाथों से लालटेन ऊपर उठाई। काला मुर्गा? रघु, तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है? उस पुराने कुएं की मिट्टी पहले ही खून की प्यासी है और तू वहां मांस और खून लेकर जा रहा है। छोड़िए भी काका, आप तो बस डराते रहते हैं। जल्दी से जरा नमक और माचिस दे दीजिए, मुझे देर हो रही है। रघु ने झल्ला कर कहा। जैसे ही काका सामान निकालने के लिए मुड़े, झोले के भीतर से मुर्गे ने एक ऐसी आवाज निकाली जो किसी पक्षी की नहीं बल्कि एक मरते हुए इंसान के कराहने जैसी थी। रघु का हाथ कांप गया, पर उसने उसे वहम समझकर अनसुना कर दिया। काका ने कांपती आवाज में कहा, ये ले अपना सामान, पर मेरी एक बात गांठ बांध ले। उस मुर्गे को कुएं की मेड़ पर मत काटना। वहां की हवा में कुछ ऐसा है जो ताजा खून की महक पाकर जाग जाता है। आज की रात अमावस की शुरुआत है रघु, घर लौट जा। रघु ने अनसुना करते हुए झोला उठाया और अपनी साइकिल पर सवार हो गया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, दुकान का पुराना बल्ब एक बार तेज रोशनी के साथ जला और फिर धमाके के साथ फूट गया। सन्नाटे में सिर्फ मुर्गे की वो डरावनी आवाज गूंज रही थी और रघु अंधेरे खेत की ओर बढ़ चुका था, जहां उसकी मौत एक ठंडे कुएं के किनारे बैठी उसका इंतजार कर रही थी। दीनू काका की दुकान के पीछे छोड़ते ही रास्ता और भी संकरा और डरावना हो गया था। रघु की साइकिल की चेन से आने वाली चर चर की आवाज रात के सन्नाटे को चीर रही थी। झोले में बंद काला मुर्गा अब एकदम शांत था, जैसे उसे पता चल गया हो कि उसका अंत करीब है। काका भी ना पुराने जमाने के लोग बस डराते रहते हैं। रघु ने खुद को दिलासा दिया। जैसे ही वो पुराने कुएं वाले खेत की मेड़ पर पहुंचा, हवा का तापमान अचानक गिर गया। कुएं के पास खड़ा वो विशाल बरगद का पेड़ अंधेरे में किसी राक्षस की तरह हाथ फैलाए खड़ा महसूस हो रहा था। रघु ने अपनी टॉर्च जलाई, जिसकी रोशनी कुएं के काले पानी तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ रही थी। रघु ने साइकिल खड़ी की और झोले से मुर्गे को बाहर निकाला। मुर्गा पूरी तरह काला था, पर उसकी आंखें चमकती लाल थीं। उसने एक बार भी फड़फड़ाने की कोशिश नहीं की, बस रघु को एकटक घूरता रहा। आज की दावत जोरदार होगी। रघु ने अपनी कमर से तेज धार वाला चाकू निकाला। जैसे ही उसने मुर्गे की गर्दन पर चाकू रखने के लिए उसे कुएं की मुंडेर पर रखा, अचानक टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। बरगद के पेड़ से सैकड़ों चमगादड़ एक साथ चीखते हुए उड़े। कुएं के अंदर से पानी की छपाक सुनाई दी, जैसे किसी ने अंदर पत्थर फेंका हो। रघु ठिठक गया। उसने चिल्लाकर पूछा, कौन है वहां? जवाब में सिर्फ कुएं की गहराई से अपनी ही आवाज की गूंज सुनाई दी। रघु ने डर को झटकते हुए जैसे ही मुर्गे पर वार किया, मुर्गे के गले से किसी पक्षी की कुकड़ों को नहीं निकली, बल्कि एक इंसानी चीख सुनाई। मत मारो। रघु का हाथ रुक गया। उसका पसीना बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। उसने चारों तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी उसे एहसास हुआ कि मुर्गे का कटा हुआ खून जमीन पर गिरने के बजाय हवा में खिंचकर सीधा कुएं की ओर जा रहा था। जैसे ही खून कुएं में गिरा, कुएं के अंदर से एक भारी गीली सरसराहट की आवाज आने लगी। कोई चीज कुएं की दीवारें पकड़कर ऊपर की ओर रेंग रही थी। रघु, तुमने मुझे जगा दिया। एक फटी हुई आवाज कुएं की गहराई से आई।
रघु का मोबाइल अचानक बज उठा। स्क्रीन पर मीरा, उसकी पत्नी का नाम चमक रहा था। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया, पर दूसरी तरफ से मीरा की आवाज नहीं बल्कि एक डरावनी हंसी आई जो ठीक उसके पीछे खड़े बरगद के पेड़ से मेल खा रही थी। रघु के हाथ से खून से सना चाकू छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका मोबाइल अभी भी चल रहा था, जिसकी स्क्रीन की नीली रोशनी में उसे कुएं की मुंडेर पर काले रंग की लंबी उंगलियां दिखाई दीं। वे उंगलियां इंसानी नहीं थीं, बहुत लंबी, पतली और उन पर मिट्टी जमी हुई थी। मजाक मत करो सतीश, अगर तुम हो तो बाहर आओ। रघु की आवाज कांप रही थी। तभी कुएं के अंदर से एक गीला साया धीरे धीरे ऊपर की ओर उभरा। वो किसी इंसान जैसा तो था, पर उसके शरीर पर मांस की जगह सिर्फ पुरानी फटी हुई चमड़ी लटक रही थी। उसकी आंखें नहीं थीं, बस दो खाली गहरे गड्ढे थे जिनमें से गाढ़ा काला तरल बह रहा था। रघु पीछे हटने लगा, पर उसका पैर जमीन पर पड़े उस मरे हुए मुर्गे से टकराया। जैसे ही उसका पैर मुर्गे को लगा, मुर्गा अचानक जिंदा होकर खड़ा हो गया। कटा हुआ गला एक तरफ लटका था, फिर भी वो मुर्गा रघु की तरफ मुड़ा और एक ऐसी आवाज में बोला जो उसकी मरी हुई मां की थी। रघु बेटा, तूने उसे दावत दी है, अब खुद भी उसकी थाली में सजेगा। रघु का दिमाग सुन्न हो गया। उसने अपनी टॉर्च उठाई और बरगद के पेड़ की ओर भागा। तभी टॉर्च की रोशनी में उसे पेड़ की डालियों पर कुछ लटका हुआ दिखाई दिया। जब उसने गौर से देखा तो उसकी चीख निकल गई। पेड़ की हर डाल पर हजारों काले मुर्गे लटके हुए थे और उन सब के गले कटे हुए थे। अचानक उसे पीछे से किसी के भारी जूतों की आवाज आई। वो पलटा तो देखा कि उसका दोस्त सतीश खड़ा था। सतीश ने घबराकर पूछा, रघु, तू यहां क्या कर रहा है और ये खून कैसा? सतीश, शुक्र है तुम आ गए। देखो, कुएं से कोई बाहर आ रहा है। रघु ने सतीश का हाथ पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही रघु ने सतीश का हाथ पकड़ा, उसे महसूस हुआ कि सतीश का हाथ बर्फ की तरह ठंडा है और उसकी कलाई पर मांस नहीं बल्कि सिर्फ सूखी हड्डियां हैं। सतीश ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसका चेहरा आधा गायब था, जैसे किसी जानवर ने उसे बुरी तरह नोचा हो। सतीश ने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा, रघु भाई, तुमने मुर्गा तो काट दिया, पर नमक तो तुम दीनू काका की दुकान पर ही भूल आए। तभी रघु को याद आया, दीनू काका ने उसे नमक का पैकेट दिया ही नहीं था, तो फिर उसके झोले में नमक जैसा भारी पैकेट क्या था? उसने कांपते हाथों से अपना झोला खोला। झोले के अंदर नमक नहीं बल्कि एक कटा हुआ इंसानी हाथ था, जिस पर सतीश की पुरानी घड़ी बंधी हुई थी। रघु के सामने खड़ा सतीश अब मुस्कुरा नहीं रहा था। उसका चेहरा पिघलते हुए मोम की तरह लटकने लगा था। रघु पीछे की ओर भागा, पर उसके पैर जैसे जमीन में धंसते जा रहे थे। भागकर कहां जाएगा रघु? तूने ही तो मुझे बुलाया है। सतीश या जो भी वो चीज थी की आवाज अब हजारों चीखों के मिश्रण जैसी लग रही थी। रघु ने हिम्मत जुटाई और अपनी साइकिल की ओर झपटा, पर वहां का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी साइकिल के चारों तरफ सैकड़ों काले मुर्गे घेरा बनाकर खड़े थे। वे मुर्गे जिंदा नहीं थे, उनके शरीर से हड्डियां बाहर निकली हुई थीं, पर उनकी लाल आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थीं। जैसे ही रघु ने कदम बढ़ाया, उन सभी मुर्गों ने एक साथ अपना मुंह खोला और इंसानी हंसी हंसने लगे। ये सब वहम है, ये सब झूठ है। रघु पागलों की तरह चिल्लाया और खेत की झोपड़ी की तरफ भागा। झोपड़ी के अंदर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद कर लिया। अंदर घोर अंधेरा था। उसने कांपते हाथों से अपनी माचिस जलाई। तीली की हल्की रोशनी में उसने देखा कि दीवार पर किसी ने खून से कुछ लिखा था, बलि अधूरी है, मुर्गा सिर्फ रास्ता था, जान तो तेरी चाहिए। तभी झोपड़ी के कोने से एक जानी पहचानी आवाज आई, रघु बेटा यहां आ जा, यहां तो सुरक्षित है। रघु ने रोशनी उस तरफ घुमाई। वहां दीनू काका बैठे थे, पर उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और उनके हाथ में वही नमक का पैकेट था जो रघु दुकान पर भूल आया था। काका, आप यहां कैसे? सतीश मर चुका है काका, उसका हाथ मेरे झोले में है। रघु रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ा। काका ने धीरे से रघु का सिर सहलाया। मुझे पता है बेटा, सतीश तो 2 साल पहले इसी कुएं में गिर गया था, पर तूने आज उसे फिर से जगा दिया। रघु को अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। काका का हाथ उसके सिर पर बहुत भारी और गीला लग रहा था।
उसने धीरे से ऊपर देखा। काका ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई। उनकी आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे छेद थे, जिनमें से वही काला मुर्गा झांक रहा था जिसे रघु ने अभी कुछ देर पहले काटा था। नमक चाहिए था ना तुझे? काका ने पैकेट फाड़ा। पैकेट से नमक नहीं बल्कि इंसानी राख निकली, जो हवा में उड़कर रघु के चेहरे पर चिपक गई। अचानक झोंपड़ी की छत उड़ गई और आसमान से काले परों की बारिश होने लगी। रघु ने देखा कि वो झोपड़ी में नहीं बल्कि कुएं की मुंडेर पर खड़ा था। उसके सामने कोई काका नहीं थे, बल्कि वही रेंगता हुआ साया खड़ा था जिसने अब रघु का ही रूप धर लिया था। अब तू अंदर जा और मुझे बाहर जाने दे। उस साये ने रघु को कुएं की ओर धक्का दिया। रघु जैसे ही कुएं की गहराई में गिरा, उसे लगा कि वो पानी में गिरेगा, पर नीचे पानी नहीं था। वो एक ठंडे चिपचिपे मांस के ढेर पर जाकर गिरा। कुएं के अंदर हजारों कटे हुए मुर्गों की लाशें थीं जो धीरे धीरे हिल रही थीं। ऊपर मुंडेर पर खड़ा दूसरा रघु, वो साया, नीचे झांकते हुए एक डरावनी मुस्कान दे रहा था। नहीं, मुझे बाहर निकालो, रघु चिल्लाया। उसकी आवाज कुएं की दीवारों से टकराकर वापस आई, पर अब वो आवाज उसकी नहीं बल्कि उसी काले मुर्गे की बांग बन चुकी थी। अचानक कुएं की दीवारों पर लगी मिट्टी हटने लगी और रघु को हजारों चेहरे दिखाई दिए। वे सब गांव के वही लोग थे जो पिछले कई सालों में लापता हो गए थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, उन चेहरों के बीच में दीनू काका का भी चेहरा था, जो बरसों पुराना लग रहा था। रघु को समझ आया, दीनू काका असल में सालों पहले मर चुके थे। वो दुकान, वो लालटेन, वो सतीश, सब कुछ एक जाल था। ये कुआं एक भूखा राक्षस था, किसे हर अमावस को एक नई बलि चाहिए थी ताकि वो साया बाहर की दुनिया में एक इंसान का रूप लेकर घूम सके। ऊपर मुंडेर पर खड़ा साया अब पूरी तरह रघु जैसा दिख रहा था। उसने रघु की साइकिल उठाई, झूला कंधे पर टांगा और मुस्कुराते हुए गांव की ओर चल दिया। तभी रघु का फोन, जो उसके पास ही गिरा था, अचानक बज उठा। स्क्रीन पर मीरा का वीडियो कॉल था। रघु ने कांपते हाथों से फोन उठाया। स्क्रीन पर मीरा रो रही थी। रघु, तुम कहाँ हो? जल्दी घर आओ। दीनू काका घर आए हैं। वे कह रहे हैं कि तुम अपना काला मुर्गा दुकान पर ही भूल गए हो। रघु की रूह कांप गई। कैमरा जैसे ही मीरा के पीछे घूमा, वहां दीनू काका खड़े थे, लेकिन उनके हाथ में कोई मुर्गा नहीं था। उन्होंने अपने हाथ में रघु का कटा हुआ सिर पकड़ रखा था और वे कैमरे की तरफ देखकर बोले, बेटा रघु, तूने मुर्गे की बलि दी पर कुएं ने तेरी बलि स्वीकार की। अब तेरी आत्मा इस मुर्गे में रहेगी और ये मुर्गा अगली अमावस तक मेरी दुकान पर बिकने का इंतजार करेगा। अचानक रघु के शरीर में भयानक दर्द हुआ। उसकी खाल सख्त होने लगी, उसके हाथ परों में बदलने लगे और उसका मुंह एक नुकीली चोंच बन गया। वो अब इंसान नहीं रहा था। अगली सुबह गांव की सरहद पर दीनू काका की दुकान फिर से खुल गई। एक नया मुसाफिर दुकान पर रुका। काका, शहर जा रहा हूं, रात के लिए कुछ खाने को मिलेगा? काका ने अपनी धुंधली आंखों से मुसाफिर को देखा और कोने में रखे एक पिंजरे की तरफ इशारा किया। पिंजरे में एक काला मुर्गा था जिसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। काका ने धीमी आवाज में कहा, ये मुर्गा ले जाओ बेटा, बहुत ताजा है। बस याद रखना, इसे पुराने कुएं वाले खेत पर ही काटना। मुसाफिर ने मुर्गा खरीदा और अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ गया। पिंजरे के अंदर से मुर्गे ने आखिरी बार एक इंसानी आवाज में चीखने की कोशिश की, पर बाहर सिर्फ एक कमजोर कुकड़ू कूं सुनाई दी।